नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अभी हाल में ही यूपीएससी का नतीजा आया था। देश के तमाम टॉपर्स की तस्वीरें अखबारों और टीवी पर थी। कुछ दिन पहले ही इंजीनियर बनाने वाले जेई के इम्तिहान का भी नतीजा आया। तब भी कामयाब छात्रों की तस्वीरें अखबारों और टीवी पर थी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे नाकामी के खौफ की भी एक तस्वीर है। वो तस्वीर जो कोटा फैक्ट्री जब तब उगलती रहती है। अब इसी कोटा फैक्ट्री से एक और मुर्दा बचपन की तस्वीर आई है। इतनी टाइट 2 गिटारें बंधी थी कि उसके पापा ने गिटार खोलने की कोशिश करी तो गिटार नहीं खुली। कोई परेशानी नहीं थी उसको। 4-5 दिन पहले बात की थी, बिल्कुल खुश था। हॉस्टल रूम्स में एक घुटन सी होती है, माँ बाप रहते नहीं है, अकेलापन, डर, बहुत सारी चीजें होती है अकेलेपन में। यहाँ कोटा में प्रेशर बहुत रहता है बच्चों पे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए आप। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, तो उससे भी बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। सर में वो लोग ऐसा गलत कर लेते हैं। 1 महीना पहले बोला था कि मेरा मन नहीं लगता, तो मम्मी हमसे नहीं बोला, मम्मी से बोला। यहाँ पे आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। जो यहाँ के हॉस्टल हैं और जो इंस्टीट्यूट है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मौत के साथ ही 2024 के पहले 4 महीने में ही कोटा से आई मौत की ये 9वीं खबर है। जबकि पिछले 12 सालों में सुमित 181वां ऐसा छात्र है जिसे कोटा फैक्ट्री निगल चुकी है। मुर्दा बचपन की कीमत पर आबाद ये आंकड़े उस कोटा शहर के हैं जो बचपन को मुंह मांगी कीमत और अपनी शर्तों पर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का ख्वाब बेचता है। इस ख्वाब की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मासूम बचपन को कामयाब जिंदगी देने की ख्वाहिश में तमाम माँ बाप न सिर्फ बिना गारंटी वाले इस ख्वाब को खरीदने की होड़ में लगे हैं, बल्कि जाने अनजाने वो अपने बच्चों के बचपन को कामयाब जिंदगी की बजाय मुर्दा बचपन की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। ये डरावने आंकड़े बस इसकी बानगी भर है। इनमें कोई दो राय नहीं कि जिंदगी एक इम्तिहान है, लेकिन कोटा जैसी फैक्ट्री अगर इम्तिहान को ही जिंदगी बनाने लगे तो ये आंकड़े कम होने की बजाय आने वाले वक्त में बढ़ते रहेंगे। अब ये माँ बाप को तय करना है कि वो अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, खुशहाल और कामयाब जिंदगी या फिर मुर्दा बचपन। 20 साल का सुमित हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था। आज यानी 28 अप्रैल को जब उसकी मौत की खबर बन रही है, तब कायदे से आज ही के दिन पूरे 1 साल बाद सुमित को कोटा से रोहतक अपने घर लौटना था। पिछले 1 साल से कोटा में रहकर सुमित ने डॉक्टर बनने की जो तैयारी की थी, उसके इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। 5 मई को उसे नीट के एग्जाम में बैठना था। इम्तिहान पास करते ही वो डॉक्टर भी बन जाता, लेकिन सुमित को शायद इम्तिहान से पहले ही अपना नतीजा पता चल चुका था और बस इसी नतीजे के खौफ से हार कर संडे की शाम कोटा के अपने हॉस्टल में वो फंदे से झूल गया और इस तरह जिंदा सुमित का नाम भी मुर्दा बचपन में शुमार हो गया। पर सुमित की मौत के बाद के वीडियो और तस्वीरें एक बार फिर कोटा प्रशासन पर गंभीर उंगलियां उठा रही हैं। हर मुर्दा बचपन के बाद यही प्रशासन चीख चीख कर कहता रहा है कि उसने शहर में ऐसे इंतजाम किए हैं कि अब कोई भी बच्चा अपने कमरे में फंदा लगा ही नहीं सकता। हर हॉस्टल, हर गेस्ट हाउस में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए गए हैं। सीलिंग फैन के ऐसे डिजाइन तैयार किए गए हैं कि न उसमें कोई फंदा फिट कर सकता है और न ही झूल सकता है। लेकिन ये उसी कोटा की उत्तम रेजिडेंसी का वो कमरा है जहां सुमित ने मौत को गले लगाया। यहाँ पंखा और फंदा दोनों साफ दिख रहा है। न पंखे का डिजाइन अलग है, न ही कोई एंटी हैंगिंग डिवाइस नजर आ रहा है। साफ है कि कोटा प्रशासन हर मुर्दा बचपन के बाद जागता है और फिर मुर्दा बनकर सो जाता है। इस हॉस्टल में जिस कमरे में सुमित रह रहा था, उस कमरे में ना ही तो एंटी सुसाइड डिवाइस लगी हुई थी, ना यहाँ के सीसीटीवी चालू है, ना हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन है और ना ही जो आग बुझाने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अग्निशमन की, वो भी यहाँ कुछ भी नहीं लगाया गया है।
यहाँ तक कि जिला प्रशासन के सख्त आदेश हैं कि अनिवार्य है, अन्यथा हॉस्टल को सीज कर दिया जाएगा। और जो कोटा के यहाँ कुनाड़ी पुलिस है, जो स्टूडेंट इलाके की, यहाँ वो सख्त कह रखी है कि तीन महीने से कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए प्रशासन की गाइडलाइन को कंप्लीट फॉलो करते हुए, पर ना रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक यहाँ की गई है। कोटा के मुर्दा बचपन के बारे में शायद ही कोई माँ बाप हो जिसे पता ना हो। यही वजह है कि हर रोज हर माँ बाप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपने बच्चों को फोन कर खुद को ये दिलासा देते रहते हैं कि वो ठीक है। सुमित के माँ बाप भी हर सुबह और शाम उसे फोन करते थे, लेकिन रविवार शाम सुमित फोन नहीं उठा रहा था। कई कॉल के बाद माँ बाप का दिल बैठने लगा। तुरंत हॉस्टल के वार्डन को फोन मिलाया। वार्डन ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस के आने पर दरवाजा तोड़ा गया तो सामने सुमित पंखे से झूलता मिला। हालांकि अभी तक कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन अंदेशा यही है कि शायद हफ्ते भर बाद होने वाले नीट के इम्तिहान और उस इम्तिहान की नाकामी ने उसे डरा दिया था। इसीलिए बिना इम्तिहान का सामना किए उसने खुद को इस बोझ और घर वालों की उम्मीदों से आजाद कर दिया। आखिर सिर्फ 16, 17, 18 साल के बच्चे कोटा फैक्ट्री पहुंचने के बाद सिर्फ एक इम्तिहान में फेल हो जाने के डर से इतना बड़ा कदम क्यों उठा लेते हैं? जिन्होंने अभी जिंदगी और जिंदगी की जद्दोजहद तक नहीं देखी, वो मासूम बचपन में ही मौत के अलग अलग तरीके क्यों ढूंढने लगते हैं? एक कामयाब जिंदगी या जिंदगी के पेशे के नाम पर सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही तो नहीं है। वर्ल्ड बैंक की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 0.7% हिस्सा है डॉक्टर और इंजीनियर है। यानी ये हमारी कुल आबादी का 1% भी नहीं है। ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी सैकड़ों ऐसे पेशे हैं जो एक खुशहाल जिंदगी की गारंटी है। कोटा में इस साल भी लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे कोचिंग के लिए पहुंचे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर साल नीट और जेईई का एग्जाम क्लियर कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले लाखों छात्र एग्जाम में बैठते हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक डॉक्टर बनने के लिए नीट के एग्जाम में इस साल देश भर से कुल 20,38,500 छात्र बैठे थे, जिनमें से 11,45,900 ने एग्जाम क्लियर किया, जबकि एमबीबीएस की कुल सीट सिर्फ 1 लाख थी। इसी तरह इंजीनियर बनने के लिए होने वाले जेईई एग्जाम में 2022 में कुल 10,26,799 छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.5 लाख छात्रों को ही अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल पाया। नीट और जेईई के एग्जाम में कोटा की कामयाबी का प्रतिशत 8 से 10% है, जबकि देश के बाकी सेंटर्स की कामयाबी का प्रतिशत सिर्फ 3%। यही वजह है कि पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए कोटा फैक्ट्री का रुख करते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं में 80 या 90% से ज्यादा नंबर लेकर पहुंचते हैं, और बस यहीं से माँ बाप की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और बच्चों पर दबाव। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दबाव से बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सकता, पर जरूरी है इसके लिए खुद बच्चे, उनके पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर वाले कुछ जरूरी कदम उठाएं। इस बीच राजस्थान सरकार के आदेश पर कोटा में बच्चों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। कोटा के हर एक कोचिंग सेंटर को यह आदेश दिया गया है कि वो रविवार को कोई टेस्ट या एग्जाम नहीं लेंगे। उस दिन सारे बच्चे पूरी तरह से फ्री रहेंगे। हफ्ते में एक दिन कोचिंग सेंटर को बच्चों के लिए स्पेशल मोटिवेशनल क्लास रखने को भी कहा गया है। हर हॉस्टल और पीजी में सुरक्षा डिवाइस वाले पंखे लगाने जरूरी है। इन खास पंखों में स्प्रिंग होगी ताकि अगर पंखे पर कोई वजन पड़े तो वो सीधे नीचे आ जाए और अलार्म बजा दे। कोटा पुलिस मौत के मामले की तफ्तीश कर रही है। खुदकुशी के मामलों में जब किसी को मजबूर करने या अबेटमेंट का कोई पहलू सामने नहीं आए, तफ्तीश कोई ज्यादा लंबी और गहरी नहीं होती। मुमकिन है आने वाले चंद दिनों में कोटा पुलिस खुदकुशी के इन मामलों की फाइलें भी अदालत की रजामंदी से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन ख्वाबों की फैक्ट्री में तिल तिल कर किश्तों में मरते बचपन का ये सिलसिला
पूरी तरह कब थमेगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। एक आंकड़े के मुताबिक कोटा में कोचिंग का सालाना कारोबार करीब 3000 करोड़ रुपए का है। कोटा में इंजीनियर और मेडिकल की तैयारी समेत अलग अलग इम्तिहानों के लिए 2.5 लाख से ज्यादा छात्र रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों की है। कोटा में इन स्टूडेंट्स के लिए जहां 7 नामी और बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, वहीं यहां पढ़ाई के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के रहने के लिए शहर में 3500 से ज्यादा हॉस्टल और पीजी है। शहर के कुछ इलाके तो स्टूडेंट्स की आबादी के चलते ही अलग से पहचाने जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा लैंडमार्क इलाकों में करीब 60,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, जबकि तलवंडी, जवाहर नगर, विज्ञान विहार, दादाबाड़ी, वसंत विहार जैसे इलाकों में करीब 2.25 लाख छात्रों की रिहाइश है। इसी तरह कोर पार्क और बोरखेड़ा का इलाका भी स्टूडेंट्स की बसावट की वजह से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर कोटा में पढ़ने से क्या होता है? सच पूछिए तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये शायद कोटा के कोचिंग सेंटर्स का ही कमाल है कि नीट और जेईई की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा करीब 16% के साथ राजस्थान का नंबर ही सबसे ऊपर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों का नंबर आता है, जहां से 8 से 10% छात्र इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बाजी मारते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कोटा में बढ़ते सुसाइड के पीछे की अहम और बड़ी वजह क्या है? तो इसके जवाब को इन पॉइंट्स के जरिए समझा जा सकता है। खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह तो पढ़ाई का दबाव ही है। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच चलती रेस, हॉस्टल और पीजी का माहौल, पुलिस प्रशासन की काहिली, स्टडी ग्रुप का प्रेशर, घर वालों की उम्मीदों का दबाव, कोचिंग सेंटर्स का तेज बच्चों पर ध्यान देना और औसत बच्चों की अनदेखी, क्लासेस की टाइमिंग और शेड्यूल, छुट्टियों और ब्रेक्स की कमी और घर वालों से दूरी जैसी वजह भी बच्चों की जान ले रही है। पर सवाल यह है कि आखिर इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए जिससे बच्चे खुदकुशी न करें? तो मनोवैज्ञानिकों की माने तो बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कम करके उन पर गैर जरूरी उम्मीदों का बोझ न डालकर जरूरत के मुताबिक उनकी काउंसलिंग करके उनमें पॉजिटिविटी लाके और जिंदगी की अहमियत समझाकर उन्हें खुदकुशी करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा छात्रों के हॉस्टल और पीजी में भी अब कोटा में ऐसे इंतजाम किए जाने लगे हैं जिससे सुसाइड करने की गुंजाइश कम हो जाए। मसलन हॉस्टल के पंखे अपसपिंग के सहारे लगे होते हैं ताकि अगर कोई उससे लटकने की कोशिश करे तो वो फैन नीचे आ जाए। ठीक इसी तरह बालकनी के ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रिल लगे होते हैं ताकि कोई ऊपर से कूद न सके। इसी तरह जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से भी अब छात्रों की मॉनिटरिंग की जाने लगी है। मनीषा झा के साथ चेतन गुज्जर, कोटा आज तक। शायद कोटा देश का पहला ऐसा शहर था जिसने माँ बाप के सपनों को वक्त से पहले भांप लिया था और उन्हीं सपनों के बोझ तले कामयाबी और उम्मीदों का बोझ लिए बच्चे यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन ये बोझ उनकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी निकला। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूद कोटा वैसे तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो अपनी कोटा चुनरी और किले महलों के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में कोटा ने अपनी नई छवि बना ली है और वो छवि है कोचिंग सिटी की। असल में साल 1991 से कोटा की पहचान तब बदलने लगी जब यहाँ वीके बंसल ने बंसल क्लासेस की शुरुआत की। हालांकि इससे पहले भी वो अपने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे और इस कोचिंग संस्थान के पहले ही साल में बंसल कोचिंग से 8 से ज्यादा स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद इसके अगले ही साल बंसल कोचिंग से 40 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी में चुने गए और कोटा का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा। वीके बंसल की कामयाबी को देखते हुए बहुत से दूसरे लोगों की नजर कोचिंग व्यवसाय की ओर गई और उन लोगों ने इसके लिए कोटा को ही टारगेट करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे एक एक कर शहर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए जहां से पढ़कर बच्चों ने कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी। फिलहाल हालत यह है कि शहर में कम से कम 7 से 8 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जबकि बहुत से छोटे इंस्टीट्यूट भी बच्चों को तैयारी करवाते हैं और कोटा आज देश में सबसे बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। आज तक ब्यूरो।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।